पास अब ये जो सीधा ये वही वाला होगा, अगर ये आपने स्मॉल में लिखा है तो इसको भी आप स्मॉल में लिखोगे। अच्छा हमारे पास अब, और इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सिंपल रन हो गया। अब इसने काउंटर की वैल्यू इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि काउंटर अभी खाली पड़ा हुआ है। अभी हमारे पास काउंटर क्या है, बिल्कुल खाली। तो जब खाली होगा तो वो हमें कुछ भी नहीं दिखा सकता। तो हमने यहाँ जाकर बाय डिफॉल्ट 0 पास किया। जैसे ही 0 पास किया तो काउंटर की वैल्यू आ गई। आ रही समझ? अब सिंपल क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे बहुत इजी है भैया। इस फंक्शन को कॉल करना है। अच्छा है कि हम एक फंक्शन अलग अलग बना लें। एक फंक्शन बना लिया हमने इंक्रीमेंट का फंक्शन, तो हम इसी तरह बनाएंगे ना भाई, सिंपल एरो फंक्शन। और इसी फंक्शन को कॉपी करके नीचे एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा हमने डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में क्या होगा कि भाई सेट काउंट, जो भी काउंट की वैल्यू है उसमें एक प्लस कर देना। प्लस प्लस पहले लगाना है ताकि पहले प्लस हो बाद में वैल्यू असाइन हो, वरना उल्टा सिस्टम चल रहा होगा। और इसी तरह नीचे आके आपने बोला डिक्रीमेंट में क्या करना, पहले माइनस करना और फिर काउंटर की वैल्यू उसके अंदर डालना। तो अब हमने ये सिंपल लगाया कि भाई एक इंक्रीमेंट का फंक्शन है, एक डिक्रीमेंट का फंक्शन है। वैल्यू को अपडेट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेट काउंट। तो यहाँ प्लस प्लस क्यों लगाया, ताकि इंक्रीमेंट पहले हो वैल्यू बाद में असाइन हो। माइनस माइनस इसलिए लगाया है कि पहले वैल्यू माइनस हो और फिर जाकर असाइन हो जाए। अब हमें इन दोनों फंक्शन को इधर कॉल करवाना है। ऑन क्लिक एरो फंक्शन के साथ बनाएंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन आ गया इंक्रीमेंट का और दूसरा आ जाएगा डिक्रीमेंट का। एरर दे रहा है ये हमारा, अच्छा एक एक्स्ट्रा आ गई इसलिए तो हमने ये हटा दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो अब हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई कॉन्स्ट वेरिएबल है। तो हमने बोला भाई इसको कॉन्स्ट नहीं, क्या कर लो, लेट कर लो। लेट करते क्योंकि भाई हमें पता है कॉन्स्ट फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो भैया हमने सिंपल क्या किया, कॉन्स्ट को उठाकर लेट किया। ये तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं ना भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर कि फिक्स के वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो अब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट पे प्लस होता जा रहा है, डिक्रीमेंट पे माइनस हो रहा है। कोई पेज रिफ्रेश नहीं हो, या एक बार प्लस करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या होगा। ये तो जावास्क्रिप्ट के भैया कॉन्सेप्ट है हमारे। प्लस प्लस का मकसद होता है, ये प्लस प्लस का आपने अगर 1 करना है, आप 4 का लूप लगाते हो। अब हम 4 के लूप की तरफ जाते हैं, दोबारा से 10 तक चले और इसमें लगाया था आई प्लस प्लस लगाया था ना। इसका क्या मतलब था कि एक बढ़ाते जाओ, एक एक नंबर। इससे कुछ होगा, एक प्लस लगाने से, एक प्लस लगाने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप बोल रहे हो बस उसमें प्लस कर लो, बस उसमें क्या कर लो, प्लस। हमें बोलना नहीं भाई एक नंबर इंक्रीज करो। तो भैया इसके लिए हमने पढ़ा था प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट। ये कौन सा इंक्रीमेंट है, प्री, कि पहले वैल्यू अपडेट करो उसके बाद वैल्यू असाइन करो। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था ना भाई। तो ये वही का वही कॉन्सेप्ट है कि भाई इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट पे अब यहाँ पे उल्टा सिस्टम हो रहा है। इसको चेक करते हैं। अच्छा एक बार माइनस है ना, तो ये सिर्फ साइन चेंज कर रहा है, हमें 2 बार माइनस करना है। अभी हो गया, सही है। अब बस हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि भाई अगर ये 0 से छोटा है तो उसको नीचे मत जाने दो। सिंपल कंडीशन आप लगा सकते हो कि भाई अगर काउंट की वैल्यू बड़ी होती है 0 से तो ये करना, वरना काउंट जैसा है वैसे का वैसा रखो। ये बोल रहा है भाई एक्सप्रेशन, अच्छा
सेट काउंट, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, डिक्रीमेंट हुआ, अब ये नीचे नहीं जाएगा, सिंपल आपने। अब आप इधर इफ एल लिख सकते हो, इधर आप इफ एल्स लिख सकते हो, लेकिन अच्छा है कि अब हम क्योंकि रेक्ट के अंदर तो क्या यूज करना चाहिए, टर्नरी ऑपरेटर्स, कि आपके पास अगर वैल्यू 0 से बड़ी हो तो भैया डिक्रीमेंट करो, नहीं तो डिक्रीमेंट नहीं करो, वही की वही वैल्यू उसको दो। ये सबको समझ आ गया। इसी तरह आप एक रीसेट का भी बना सकते हो, बहुत इजी है। रीसेट को बनाने के लिए सिंपल क्या होगा भाई, जब भी इस बटन पे क्लिक हो, सेट काउंट दोबारा से क्या कर दो, 0 कर दो, और इस दोनों के बीच में एक बटन बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं रीसेट, और यहां से जाकर आपने इसका नाम चेंज करके क्या दे दिया, रीसेट। अब हम देखते हैं भाई, इस पे क्लिक कर रहे हैं इंक्रीमेंट हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं डिक्रीमेंट हो रहा है, रीसेट पे क्लिक कर रहे हैं तो 0 हो रहा है। सही है भैया। तो ये चीज, अब ये क्या है, सब स्टेट्स है, ये अगर स्टेट थी तभी ये सब काम हो पा रहा है। ये फंक्शन आपकी बहुत हेल्प कर रहा है, रन टाइम पर वैल्यू अपडेट करवा रहा है। अगर ये नहीं हो तो हम रेक्ट के अंदर कभी वैल्यू अपडेट ना कर पाए। देखें आप यहाँ पर जाओ, ये पेज आपका कभी रिफ्रेश नहीं होगा, क्यों कि आपका सिर्फ अब होता क्या है, अब हम बात कर रहे थे एसपी एप्लीकेशन, देखो उसको चेंज कहाँ पे मिलता है, इसमें उसको कुछ भी चेंज नहीं मिलता, इसमें उसको कुछ भी चेंज नहीं मिलता, तो वो बोलता है इसको ऐसे का ऐसा रहने दो। इन तीनों बटन के अंदर उसको कुछ चेंज नहीं मिलता, वो बोलता है बटन ऐसे के ऐसे रहे। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आती है, यहाँ पर। तो जो विजेट चेंज हुआ होता है, अब अक्सर सवाल किया जाता है इंटरव्यूअर कि भाई जब भी सेट कॉल होगा तो ये रिटर्न फिर से चलेगा, याद रखिएगा रिटर्न फिर से चलता है। लेकिन रिटर्न में क्या होता है, जो चीज चेंज हुई होती है वो आपके, अगर मैं यहां जाकर console.log लगाऊं इसको टेस्टिंग के लिए, या इसके अंदर आप सिंपल यहां पे जाते हैं और यहां जाके हम बोलते हैं इसको, यहां पे आते हैं और ये 2 बार आपका इसने रन करवा दिया। अब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख लो ये फिर चल रहा है, लेकिन चेंजिंग कहां पे हो रही है, हमें सिर्फ लग रहा है कि भाई सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ये बनता दोबारा से है, लेकिन इसमें कोई उसको चेंजिंग नजर नहीं आती, इसलिए हमें लगता है कि ये चेंज ही नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो हर बार टेस्ट कॉल होगा। टेस्ट कॉल होने का मकसद कि ये पूरे का पूरा विजिट फिर से चलता है, फिर से चलता है। तो और ये चलाता कौन है, इसकी हेल्प की वजह से, सेट काउंट। अब सवाल है कि जितने वेरिएबल होंगे, चाहे एक नहीं 10 वेरिएबल हैं, तो 10 के ये सेट की अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो फंक्शन को, पूरे उस फंक्शन को दोबारा से चलाएंगे। मतलब आपने एक और वेरिएबल बनाया ईमेल, सेट ईमेल, तो अब जब जब सेट ईमेल भी होगा तब भी ये चलेगा, तब ये कंसोल चलेगा। तो इस कंसोल का ये मकसद है कि जब जब इसका सेकंड पैरामीटर में कोई अपडेटेड वैल्यू आए, अब मिसाल के तौर पर आप बोलते हो भाई रीसेट पे तो हम सिर्फ 0 कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आते हैं रीसेट, अब चेंज तो हमें कुछ भी नहीं हो रहा, चेंज तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। जब इसको कुछ भी चेंज नहीं मिला तो इसने यहाँ पर रीसेट में हमें ये कंसोल दिखाना था ना भाई, ये कंसोल तो दिखाता। अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर पेज पे रिफ्रेश करते हैं तो ये तो चल रहा है, ये चल रहा है। अब आप देखें ये चला, इस पे हम गए, डिक्रीमेंट भी चला, रीसेट पे चला। अब जब आप कभी भी नहीं चलेगा, क्यों, क्या वैल्यू सबकी सब क्या है, फिक्स है। तो जब उसको कुछ चेंज ही नहीं मिला तो वो कभी भी नहीं चलता। आ रही है समझ, ये फंक्शन जब इसमें, अब देखो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और सपोज करते हैं बाय डिफॉल्ट, अभी आप देखें इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको हम बंद कर देते हैं, 0 है। मैं रिफ्रेश किया एक बार, चला। अब मैंने रीसेट पे क्लिक किया तो ये टेस्ट नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि वैल्यू क्या थी, 0। रीसेट पे भी आप क्या डाल रहे हो, 0, तो दोनों की दोनों क्या है, सेम है, तो उसको कुछ चेंज मिला ही नहीं। जब कुछ भी चेंज नहीं मिला तो सिंगल पेज एप्लीकेशन दोबारा से रीबिल्ड
नहीं होती, दोबारा से रीबिल्ट। अब मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, चला, क्यों कि 0 से क्या हुआ 1 हुआ। अब मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, क्यों कि भाई आपने वैल्यू चेंज की है। अब आपने क्लिक किया, अब उसके बाद कभी भी ये नहीं चलेगा, क्यों कि फिक्स हो गया। जब जब इसको चेंज आप इसको दिखाओगे कि भाई इंक्रीमेंट हो रहा है। अब जैसे डिक्रीमेंट की बात करते हैं, अगर हम ये हुआ, ये चला, ये चला, अब आपके पास ये कभी भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भाई उसको कुछ चेंज मिल ही नहीं रहा। तो ये मेथड जब भी वैल्यू चेंज होगी तो ये दोबारा से रीबिल्ड करेगा। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को एसपी एप्लीकेशन बोलती है। कि फेसबुक पे आप देखते हो, अगर सिर्फ आपको एक नया मैसेज आता है तो पूरी पूरी यूआई ऐसी की ऐसी रहती है, सिर्फ मैसेज काउंट के ऊपर 1 आ जाता है। ऐसे ही है ना भाई कि नया मैसेज आया है, कोई दोबारा से ऐसा नहीं होता कि नया पेज आ जाए, कोई नई चीज आ जाए। आप जो स्क्रॉल कर रहे हो स्क्रॉलिंग ऐसी की ऐसी रहेगी, कोई डेटा गुम नहीं होता, क्योंकि जहां पर उसको चेंजिंग मिलता है वो सिर्फ उसको अपडेट करता है। तो रेक्ट आई भी इसीलिए लिए थी कि रन टाइम पर चेंजिंग दिखाई जा सके। तो इस फंक्शन के जरिए, इस मेथड के जरिए हम इसको चेंजिंग दिखा सकते हैं। अगर आप यूज स्टेट में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई फर्स्ट आपके पास होगा इनिशियल स्टेट, पहली आपकी क्या क्या होगी इनिशियल स्टेट। दूसरा आपके पास कॉल बैक फंक्शन होगा, जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद कॉल हो जाएगा जैसे ये कॉल होगा। आ रही समझ? तो इस पैरामीटर के जरिए हमें दो चीजें मिलती हैं, एक जिसमें इनिशियल स्टेट स्टोर होती है, इस टाइम इनिशियल स्टोर किस में स्टोर है? काउंट में। सेट काउंट एक कॉल बैक फंक्शन है, मेथड है जो उसकी वैल्यू को अपडेट करवा रहा है। सही है भाई? यहां तक सब कुछ समझ आ गया? तो अब काउंटर ऐप तो हम इजीली बना सकते हैं, ऐसी है ना भाई? अब जी जी, वो स्टिक मोड है आपका, यहां पे जाकर ना अब एक बार आया करेगा, वो स्टिक मोड लगा हुआ है, अब 2 बार नहीं आएगा, अब 1 बार आएगा। वो ये ना स्टिक मोड ये इसलिए लगाया जाता है कि फालतू की कोई चीज ना चले, जो काम हमने बोला है वो दोबारा से चेकिंग के लिए चलता है, तो कंसोल दोबारा से हमें लगता है तो आप सिंपल अगर ये चाहते हो, लेकिन रेक्ट की ऐप में ये लगा होना चाहिए, ये लाजमी है कि भाई चेक करो मोड हमारा। इससे क्या होगा? अब बिल्कुल आपकी बात सही है कि भाई जब आप यहाँ पे जा रहे हो और अगर आप ये कॉल करते हो, ताकि हमें फ़र्क भी नज़र आए, आपने यहाँ जाके काउंट किया और यहाँ पे आए, तो अब बाय डिफ़ॉल्ट काउंट 0 बार आ रहा है, एक मतलब जब जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये ओपन किए और अब मैंने रिफ्रेश किया तो अब ये कितनी बार आएंगे? 2 बार। तो ये सिर्फ इसका मसला है, तो ये लगा रहे तो अच्छा है, क्योंकि ये हमें रिकमेंडेड है। अच्छा, तो काउंटर हमें समझ आ गया भाई? काउंटर में कोई सवाल है? अब काउंटर तो हम बना सकते हैं ना। अब चलते हैं आगे सिंपल टू डू ऐप की तरफ, के सिंपल टू डू ऐप स्टार्ट करते हैं। और टू डू ऐप हमने पहले बनाई थी, हम सिंपल बनाएंगे, आपने उसके अंदर कस्टमाइजेशन खुद करनी है, एडिट डिलीट ये सब आपने खुद करना है, ये तो हम कर लेंगे ना भाई। अगर इस पे हमने फिर से टाइम वेस्ट किया तो फिर मज़ा नहीं है, क्योंकि हमने अब इसके अंदर सुपर बेस या फायर बेस के साथ एक पूरी ऐप कंप्लीट बनानी है, ताकि हम मार्केट में दिखा सकेंगे भाई कुछ ना कुछ तो सलानी ने बनवाया था, क्योंकि हम खुद तो अपनी पोर्टफोलियो डायनामिक नहीं बना पा रहे। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जाके एक कंपोनेंट बना लिया जिसका नाम रखा टू डू। सिंपल आपके पास कॉन्स्ट, आपको पता है कोई भी चीज़ बाहर लेके जानी है तो आप यहाँ पर नाम दे दोगे, सॉरी कॉन्स्ट की जगह एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये दे दिया, और एक पेरेंट होना चाहिए तो आपने यहाँ पर जाकर पेरेंट लगा दिया। अब सिंपल टू डू में क्या होगा भाई? टू डू के अंदर हमारे पास एक स्टेट होगी जिसके अंदर टू डू कॉमा सेट टू डू यूज स्टेट। अच्छा, अब सबसे पहले इसका डेटा शो करवाते हैं। डेटा से मुराद कि हमारे पास कुछ इसका डेटा है और यहां जाकर आपने इसका डेटा दिखाना है। तो हमारे पास टू डू आइटम, या ऐसा करते हैं इस बार टू डू नहीं, स्टूडेंट का डेटा बनाते हैं, हर बार टू डू बनाते हैं,
स्टूडेंट और सेट स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर उसका नाम और उसका ईमेल आ जाएगा, तो दो फील्ड्स हो जाएंगी, उनके साथ खेलने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। अच्छा, तो आपने यहाँ जाकर ये सिंपल एक स्टेट बना ली, स्टूडेंट और सेट स्टूडेंट, ऐसी है ना भाई। और कैमिल केस को देखते हुए हमने सेट स्टूडेंट का एस कैपिटल कर दिया। और अब आप याद रखें रेक्ट के अंदर जब भी मल्टीपल चीज़ें आप स्टोर करना चाहोगे तो उसके अंदर आप फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करोगे, एरे से। कहाँ से स्टार्ट करना है, एरे से, कि आपके पास फर्स्ट लाजमी एरे आ रहा हो। अब एरे के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट डालते हैं, एरे के अंदर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट डाले फर्स्ट टाइम दिखाने के लिए कि भाई हम क्या चाह रहे हैं और क्या काम होगा। तो हमने इसमें सबसे पहले बोला भाई एक स्टूडेंट का नाम होगा और एक उसका कोर्स होगा, हमारे पास ये दोनों के दोनों ये डेटा आ गया और हमने ये दो यहाँ पे दिखा दिए। अच्छा, अब हमारा स्टूडेंट नेम दूसरा हमने बोला अली होगा और इसकी ज़िंदगी सुकून में तो उसका कोर्स सीसीओ है, क्योंकि हमारा ही तो वेब एंड मोबाइल है तो मुश्किल है। तो एसएमआईटी के लिए ये कोर्स इसके लिए बहुत मुश्किल है और अली के लिए बहुत ईजी है। अच्छा, अब हमें सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी कि भाई जब भी मल्टीपल डेटा होगा तो बाहर एरे होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल है कि भाई क्यों एरे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एरे के अंदर एक मेथड है डॉट मैप जिसको हम यूज़ करके यूआई पर डेटा रेंडर करवा सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल डेटा के लिए आप डॉट मैप को यूज़ करते हो। तो आपने बोला भाई यहाँ जाकर ऐसा करो, पहले हेडिंग डाल दो स्टूडेंट डेटा और उसके बाद आपने एक कर्ली ब्रैकेट लगा ली। कर्ली ब्रैकेट तब लगाते हैं जब किसी वेरिएबल को लिखना हो, जब किसको लिखना हो, किसी भी वेरिएबल को। जैसे मुझे यहाँ पर काउंटर की वैल्यू लगानी थी, अगर मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाता तो उसको हैज़ अ टेक्स्ट समझता है, तो हमें टेक्स्ट नहीं बनाना था, हमें इसको एक वेरिएबल कॉल करना था, तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो जब भी कर्ली ब्रैकेट का काम होता है कि आपका वेरिएबल कॉल होगा। और आपने यहाँ पे जाके लिखा स्टूडेंट डॉट मैप, स्टूडेंट के ऊपर क्या लगाओ, मैप लगाओ। मैप के अंदर v कोमा आई, ये सब हम करके आ चुके हैं ना भैया। डॉट मैप तो हमें याद है, डॉट मैप किसका मेथड है, एरे का। अच्छा, मैंने कहा हम फिर से जावास्क्रिप्ट की साइड पे तो नहीं ना जाएंगे क्योंकि हम बिल्कुल खामोश हो गए थे। अच्छा, तो स्टूडेंट डॉट मैप जिसके अंदर v में क्या आती है, वैल्यू, i में क्या आती है, इंडेक्स। तो आप यहाँ पर जाकर आपने दिखा दिया v डॉट स्टूडेंट नेम। अच्छा, अब हमने ये दिखाया, यहाँ पे आते हैं शो नहीं होगा, क्यों भाई, क्योंकि भैया आपने अभी तक यहाँ पर काउंटर ही रखा हुआ है। ऐसी है ना भाई, आप काउंटर भी चाहते हो तो काउंटर के साथ साथ आप अपनी टू डू को भी मंगा लो, उसका नाम हमने मेरे ख्याल अभी तक टू डू ही रखा है, सही टू डू ही है। तो आपके पास स्टूडेंट डेटा आ रहा है लेकिन वो एरे नहीं आ रहा। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमने की है, डेटा क्यों नहीं आ रहा भैया, नहीं हमने हेडिंग में ना, अच्छा इसको हटाते हैं, क्या पता इसमें ना आ रहा हो, हमने यहाँ पे टेस्ट लगा दिया, कोड सही लिखा हुआ है। सोहेल हम बताएंगे, हमने तो ये काम कर लिया है। हमें अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है भाई, रिटर्न नहीं करेंगे तो कहां से आएगा। सिर्फ क्या मसला था, हमने ये सब सही लिखा हुआ है, आप रिटर्न तो करो यार, रिटर्न नहीं करोगे तो कहां से आएगा। ऐसी है ना भैया, कोड हमारा बिल्कुल सही है, सिर्फ क्या नहीं लगाया था, रिटर्न। रिटर्न नहीं लगाऊंगा तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्यों कि ये इसके अंदर लिखा हुआ है, जब भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा रिटर्न करना जरूरी है, क्योंकि आप एचटीएमएल रेंडर करवा रहे हो। तो आप क्या लगा दोगे, रिटर्न। जैसे ही रिटर्न लगाओगे तो ये दोनों डेटा आ गए, एसएमआईटी भी आ गया और अली भी आ गया। तो हम यहाँ जाकर अभी काउंटर ऐप को बंद करते हैं,
कि काउंटर ऐप खत्म हो जाए। तो आ गया स्टूडेंट डेटा, इसकी हेडिंग लिखी हुई आ गई और नीचे ये डेटा आ गया स्टूडेंट का, जिसके अंदर उसका नाम और उसका ये नाम आ रहा है। अब इस साइड पर एक एरर आ रहा है, इस साइड पर क्या आ रहा है, एरर। इस एरर को ये बोलते हैं कि भाई ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, कि हर एलिमेंट के पास एक न एक यूनिक की का पैराम्स का प्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इसको आइडेंटिटी के लिए आपके पास एक मिलती है की, आपके क्या मिलती है की, और की आप क्या पास करते हो, अपनी इंडेक्स। तो अब वो एरर, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो अब वो एरर नहीं आएगा, लेकिन जब ये नहीं होगी की तो वो एरर इस की की वजह से आपको एक एरर दिखा रहा होगा। तो इस एरर को बचने के लिए आप क्या पास कर दोगे, की इक्वल टू इंडेक्स आई। आ रही है समझ? अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर जाकर सिंपल एक, हमें मल्टीपल डेटा लगाना है, जैसे मैंने ये लगाया तो अब ये शो, अच्छा रिटर्न हटा दें, अब ये एरर देगा, ऐसी है भाई, एरर इसको देना चाहिए, क्यों कि इसका एक पेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बोला भाई ऐसा करते हैं, क्योंकि जब भी कर्ली ब्रैकेट आप लगाओगे तो एक पेरेंट इसको दोगे ही दोगे। तो आपने यहाँ जाकर इसका एक पेरेंट कॉल कर लिया, तो पेरेंट हुआ सेकंड स्टूडेंट और उसके साथ क्या, स्टूडेंट का कोर्स। तो वी डॉट कोर्स, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको पता है भाई यहाँ पर आप जो लिखोगे वो आप यहाँ पे कॉल करोगे। तो आपके पास SMIT वेब एंड मोबाइल अली CCU, ठीक है भाई। अब आप इसको एक ही लाइन में चाहते हो तो आप एक ही लाइन में शो करा सकते हो। सिंपल आपने एक बना लिया डिव, और डिव के आपने बॉर्डर लगा लिए, स्टाइल लगा लिया, ताकि थोड़े से बॉर्डर लगा दो कि हर एक का सिंपल कार्ड वगैरह बन जाए। और आपको पता है कि इसके अंदर आपने अपने विड्थ सेट की 200 पिक्सल, हाइट सेट कर दी 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे दिया। सिंपल आप इसमें कोई भी मतलब अपनी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो। और अभी क्योंकि इसको हम उठाकर इसके अंदर डालेंगे तभी ये इसकी UI में होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, अभी थोड़ी सी इसकी विड्थ कम है, क्योंकि आपने इसकी विड्थ बेचारे की बहुत ज़्यादा कम कर दी, तो हम 400 पिक्सल आए। तो आपके कोर्स का नाम भी आ गया और ये भी डेटा आ गया। तो अब जितने डेटा होंगे वो सब के सब यहाँ पर दिखाता रहेगा। सही है भाई? अभी तो ये तो हो गया। अच्छा, अभी भी ये एरर दे रहा है, यूनिक तो हमने इसको बोला हुआ है। अच्छा, सही से वो बोल रहा है भाई आपने की दो बार लगाई है, पागल तो नहीं हो गए। बोल रहा है इसको हम की देंगे और नीचे से की को हटाएंगे। अब हम रिफ्रेश करते हैं, अभी क्या बोल रहा है भाई ईच, अब हमने सिर्फ यहाँ भी तो लगाई है। अच्छा, इसका पेरेंट ऊपर है, तो हम ये फ्रेगमेंट को हटाते हैं। सही है भाई? तो अब आपका एरर, क्योंकि ये एरर नहीं आना चाहिए, रेक्ट के अंदर एरर तो रहने ही नहीं चाहिए। एरर आ रहा है तो भाई मसला है, बाद में जाके बिल्ड जब बनेगी कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि रेक्ट के अंदर कोई एरर ना आ रहा हो। सही है भैया? तो आपका सिंपल ये ला डेटा यहाँ पे शो हो गया। अब हम चाहते हैं भाई दो फील्ड हो जिसमें हम स्टूडेंट का नाम लिखें, उसका कोर्स लिखें, ऐड के बटन पे क्लिक करें, वो नीचे आकर ऐड हो जाए। सही है भैया? तो हमने यहाँ पर जाकर एक बटन दे दिया, या इससे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म के अंदर हमें पता है भाई एक इनपुट बना सकते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ये तो सब हम बिल्कुल करके आ चुके हैं ना भाई। इंटर स्टूडेंट नेम, यहाँ पर कोई आईडी वाईडी आपने नहीं बनानी, यहाँ पर ये ऑन चेंज के जरिए गेट कर रहा होगा। सेकंड आपका ईमेल भी आ जाएगा। अच्छा, कोर्स है तो वो इंटर स्टूडेंट कोर्स। और तीसरा आपने एक बटन दे दिया जिसके ऊपर आपने बोला सबमिट। तुम्हारे पास एक कोर्स और स्टूडेंट का नाम आ गया, कोर्स का नाम, और सबमिट पे क्लिक करें तो नीचे आकर हिट हो रहा हो। तो आपने बोला भाई जैसे ही इस पर ऑन सबमिट हो
तो आप यहाँ से एक फंक्शन पास कर लोगे, यहाँ जाके आपने कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म, यहाँ से आपने ई पास करवा दिया, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और एरो फंक्शन होना चाहिए, तो आपने इसको एरो फंक्शन कॉल करा दिया, और यहाँ से आपने इसकी टाइप इनपुट टाइप सबमिट करा दी, इनपुट टाइप और इसके अंदर इसको हटा दिया। अच्छा, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए, सेल्फ क्लोजिंग नहीं होगा तो एरर आएगा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है भाई, एरर क्यों दे रहा है? एरर क्यों दिखा रहा है भाई? ऑन सबमिट ई डॉट, अच्छा एक मिनट, हम यहाँ से जाकर फॉर्म के अंदर भी मेरे ख्याल यहाँ पे नहीं आता ना। प्रिवेंट, इस पे इसकी स्पेलिंग में डी स्मॉल होता है या फिर कैपिटल होता है? स्मॉल लगा कर देखते हैं। नहीं भाई, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ जाके इसने फॉर्म बनाया होगा और डिलीट ई पास किया, नहीं इसमें तो आई नहीं। यार डायरेक्ट इसको एक बार, अच्छा अगर फॉर्म अभी के लिए नहीं लगाते तो फॉर्म में, अच्छा टाइप बटन कर देंगे, तो फिर हम इसकी जगह बटन लगा देते हैं, और इसके अंदर आपने यहाँ से जाकर से जाते हैं और इसके ऑन क्लिक पर भले वो देते हैं सबमिट फॉर्म। अब फॉर्म है ही नहीं तो इसको डिफ़ॉल्ट भी नहीं चाहिए, सिर्फ कंसोल लगा लेते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, वो पहले ही कॉल हो रहा है, तो ये कॉल इसलिए हो रहा है कि भाई आपने यहाँ से जाकर लाजमी इसको एरो फंक्शन बनाना है ताकि फर्स्ट टाइम कॉल ना हो। अब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कॉल होगा, वरना नहीं तो क्या होता है कि अगर हम कॉल बैक नहीं लगाते तो ये फर्स्ट टाइम कॉल हो जाता है और उसके बाद ये कभी भी कॉल नहीं होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करने की यहाँ पर जाकर ये लगा दो कि कॉल बैक फंक्शन, वो एरो फंक्शन लगाओ, और एरो फंक्शन के बाद आपने ये लगा दिया। अब हम यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, आप इसमें जो भी डेटा लिखा जाए और ऐड स्टूडेंट पे क्लिक हो तो नीचे स्टूडेंट ऐड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप सिंपल क्या करते हो, जो जो डेटा लिखा जाएगा वो आप इनपुट फील्ड के अंदर आपके पास एक प्रॉप आता है जिसका नाम होता है ऑन चेंज। तो आप यहाँ जाके इस ई को जब आप कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग, तो आपके पास पूरा एलिमेंट यहाँ पे कॉल हो रहा होगा। जब जब मैं इस पे लिख रहा हूँ तो ये पूरा डेटा में पास कर रहा होगा। इसके अंदर से
हमें चाहिए टारगेट, हमें क्या चाहिए, टारगेट। तो आपने यहां जाके लिखा ऑन चेंज कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एरो फंक्शन, उसमें आपने ई पास किया हुआ है, और यहां जाके आपने लिखा ई डॉट टारगेट। तो अब हम चेक करते हैं कि अब क्या होता है। अब हम जो लिख रहे हैं वो सब पूरा इनपुट फील्ड आ रहा है, और इस इनपुट फील्ड की जो वैल्यू होती है वो उसमें स्टोर होती है। तो आप उसका नाम देते हो डॉट वैल्यू। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से आपको वो वैल्यू मिलेगी जो यूजर उस फील्ड में लिखता जा रहा है। तो आपने जो भी लिखोगे वो सब का सब आपके पास कंसोल पे वो शो करवा रहा होगा। तो उसके लिए आपने क्या यूज किया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसी तरह अब हमने क्या करना है, ये डेटा कंसोल नहीं करवाना, इसको हमें ऊपर दो और स्टेट्स बनानी है। एक का नाम रखा आपने ईमेल, दूसरा आपने रखा सेट ईमेल। यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट ईमेल खाली होगा, और यहां जाकर आपने, अच्छा नहीं ईमेल नहीं, स्टूडेंट नेम है, तो आपने इसको कॉपी किया और यहां से जाकर आपने सेट स्टूडेंट नेम कर दिया, और उसके बाद नीचे वाले के अंदर आपके पास कोर्स है, और यहां जाकर आपने इसका नाम सेट कोर्स कर दिया। हाँ वो बता रहा हूँ एक चीज। अब हम यहाँ पे आते हैं और पेज पे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा अब आपने क्या करना है कि ये सेट ये आप यहाँ पे पास करोगे, जब भी ये हो तो आपने बोला भाई सेट स्टूडेंट यहाँ पे कॉल कर लेना, और अब आपने कॉल किया। अब आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू गेट करने के लिए आप इसके अंदर वैल्यू के अंदर आप पास कर देते हो स्टूडेंट नेम। अब आप जब रिफ्रेश करोगे और जब लिखोगे तो आपके पास ये एक एरर आता है। एरर का मकसद कि बाय डिफॉल्ट ये खाली था, इसलिए ये आपको ये एरर दिखा रहा है। इसका एक हल तो ये है कि आप इधर जाकर दो बार ये लगाओ, और इसका मकसद कि भाई अगर वैल्यू स्टूडेंट नेम में है तो वो दिखाओ, नहीं है तो क्या दिखाओ, खाली ब्रैकेट दिखाओ। अब हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमारे पास वाला एरर अब भी आ रहा है भैया। तो अच्छा सेव नहीं हुआ, सही है, ये देख रहे हो, ये इस डॉट का मकसद कि अभी तक फाइल आपकी स्टोर नहीं हुई, सेव नहीं हुई। अब हम यहाँ पे जाते हैं और अब क्लिक करते हैं, तो अब वो एरर नहीं आएगा क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट इसको फिक्स कर दिया। सेकंड शॉर्टकट क्या होता है कि आप ये भी पास ना करो, आप इधर जाकर बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग पास कर दो, तो अब ये मसला ये भी नहीं करेगा। तो आप दोनों हल से इस एरर को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपने क्या किया, यही नाम उठाकर यही फील्ड्स जो आपने यहाँ पे रखी हैं इसको कॉपी किया और इसके अंदर आके पेस्ट कर दिया। इसका नाम आपने दे दिया कोर्स, और इसका नाम आपने दे दिया सेट कोर्स। तो अब हम चेक करते हैं और कंसोल पे जाकर हम बोलते हैं कि कंसोल पे अब हमें ये मत दिखाओ, हमें कोर्स और स्टूडेंट नेम ये दोनों के दोनों दिखाओ। तो हम यहाँ पे आते हैं, कुछ नाम लिखते हैं, कुछ कोर्स लिखते हैं, ऐड करते हैं, तो दोनों के दोनों डेटा हमें ये दिखा रहा है। तो इसका मतलब स्टेट में डेटा सेव हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इस स्टूडेंट के अंदर, ये वाले स्टूडेंट के अंदर आपने डेटा पुश करना है। तो इसके लिए हमने एक चीज यूज की थी स्लाइसिंग। इसका ये मकसद होता है 3 डॉट्स के पहले पिछला डेटा लेकर आओ, फिर उसमें नया डेटा डालो, ऐड करो। तो पहले पिछला डेटा कौन सा है, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट, ये और इसकी बात हो रही है ना भाई, कि पहले पिछला डेटा भी रखो और फिर उसमें नया डेटा डालो। तो उसकी जगह आप ये 3 स्प्लिट ऑपरेटर का नाम पढ़ा था हमने, स्प्लिट ऑपरेटर, जो कि ये करता है कि पिछला डेटा भी रखे और उसमें नया डेटा ऐड करे। तो उसके लिए हम कितने डॉट्स लगाते हैं, 2 डॉट्स लगाएंगे तो एरर देगा, 3 डॉट्स लगाए जाते हैं। तो 3 डॉट्स आपने लगाए, इसका मकसद कि पहले पिछला डेटा लेके आओ और फिर एक नया उसमें एरे डालो। नया उसमें क्या डालो, एरे डालो। तो आपने बोला भाई ये जो नाम आपने दिए हैं ये ऐसा करते हैं, पहले यहाँ बना लेते हैं और फिर इसमें स्टोर कराते हैं। तो हमने बोला भाई कोर्स में आप कोर्स डाल देना, स्टूडेंट में आप
स्टूडेंट डाल देना, और फिर आपने बोला ये डेटा उठाकर यहाँ दे देना। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और पेज पे रिफ्रेश करते हैं, तो हम यहाँ पर उमर लिखते हैं और स्टूडेंट का नाम कोर्स CCNA और ऐड करते हैं, तो हमारे पास ऐड हो गया उमर CCNA ऐड हो गया। अब अगर हमें ये सबसे पहले चाहिए तो भाई सिंपल है, क्या करोगे, डेटा यहाँ से उठाओ, यहाँ डाल दो कि भाई पहले डेटा दिखाओ, और अब क्या होगा, जो सबसे अपडेटेड वाला होगा वो सबसे ऊपर आएगा, जो भी अपडेटेड वाला होगा वो सबसे ऊपर आएगा, बाकी सब नीचे जाते रहेंगे। सही है भैया? ये चीज हमने क्यों की है, इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अगर हम ये नहीं करते तो भैया फिर क्या होता, सिंपल सी बात है, ये तो हर बंदे को पता होगा कि ये करेंगे, बाकी सब डेटा गया, सिर्फ वो रह जाएगा, और जब मैंने अगला चेंज किया तो अब वो भी गया, ये रह गया। तो ये तो नहीं ना करना भाई हमें, तो इसलिए हमने क्या लगाया है, स्प्रेड ऑपरेटर, कि पहले डेटा भी रखो और फिर उसको ये लगाओ। सही है भैया? अब हम बोलते हैं कि भाई अब हमें कोई डेटा नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट हमारे पास कोई डेटा ना है। जब डेटा ना हो तो यहाँ पे लिखा आए नो एनी डेटा अवेलेबल, ऐसी है ना भाई, कि जब डेटा नहीं हो तो आपने यहाँ पर आकर सिंपल कंडीशन मार ली, अगर स्टूडेंट की लेंथ, अगर स्टूडेंट डॉट लेंथ बड़ी होती है 0 से तो भैया ये दिखाना, अगर 0 हो तो अब आप यहाँ पे इफ एल्स यूज नहीं करते, ये यूज करते हो टेनरी ऑपरेटर। तो आप बोलो भाई हेडिंग में या बी के टैग के अंदर नो स्टूडेंट अवेलेबल, इस स्पेलिंग पे हम नहीं जाएंगे, सही है, अभी आ रहा है नो स्टूडेंट, बस सिर्फ अवेलेबल की स्पेलिंग गलत है, हम डायरेक्ट नो स्टूडेंट लिखते हैं बस। ठीक है भाई, तो आप आपका लिखा आ रहा है नो स्टूडेंट। अब हम जैसे ही ऐड करेंगे तो ये नो स्टूडेंट हट जाएगा और डेटा आ जाएगा। आ रही है समझ? तो अब जितने डेटा ऐड करते जाओगे उस हिसाब से ये डेटा दिखाता रहेगा आपको। तो अब हम इजीली इनपुट के साथ तो खेल सकते हैं ना भाई। सिंपल क्या था, इनपुट के अंदर जो अभी हमने टू डू वाला काम किया है, इसके अंदर हमने एक स्टेट्स बनाई है, एक सेट नेम के नाम से और एक सेट स्टूडेंट नेम के नाम से, और एक और फील्ड बनाई लेट कोर्स और सेट कोर्स, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू खाली रखने का मकसद कि भाई बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग नल नहीं हो, वरना वो एरर देता है। तो आप इसके लिए अक्सर सवाल किया जाता है कि भाई हम ये क्यों पास करते हैं, इसलिए कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, कोई वैल्यू नल नहीं है, क्योंकि इनपुट को एम्प्टी स्ट्रिंग सही है इसके लिए, लेकिन नल होना इसके लिए एरर है, तो ये एरर देगा अगर आप ये नहीं लगाओगे। तो इसके लिए आपने दोनों फील्ड्स को खाली कर दिया। तीसरा आपने कॉल किया हुआ है यहाँ पर जाकर वेरिएबल, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो रहा है। मेन वेरिएबल आपका ये वाला है जिसके अंदर हमारे सबके स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर हो रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे आकर जो यूआई बनाई है, ये सिंपल वही की वही इनपुट टाइप, टेक्स्ट, प्लेस होल्डर और वैल्यू, वहां पर हम आईडी के साथ खेलते थे, वहां लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, तो वहां से डेटा आता था। यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू का प्रॉप होता है, उसके अंदर आप ये पास कर देते हो, और ऑन चेंज में आप जो वैल्यू, अगर हम ऑन चेंज नहीं लगाएंगे और आप यहाँ पर आए, आपने ऑन चेंज अब नहीं लगाया, तो इसका मसला क्या होगा कि अब आप यहाँ पर आए, अब ये बेचारा कुछ भी मैं इस पर लिख नहीं पाऊंगा। आप देख रहे हो मैं इस पर कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा, ये बोलेगा भाई क्या हो गया, मैं कहाँ से, तो आपने ऑन चेंज लाजमी पास करना है, ऑन चेंज होगा तो ये काम करेगा, वरना ये बोलेगा भाई आप लिख ही नहीं सकते। यू प्रोवाइड अ वैल्यू, आपने वैल्यू तो मुझे दी है लेकिन उसके लिए ऑन चेंज का प्रॉप पास नहीं किया, क्योंकि आप जब भी वैल्यू पास करते हो तो वैल्यू के साथ साथ लाजमी होता है कि आप ऑन चेंज भी पास करो। तो ऑन चेंज में अब सवाल होगा कि ई क्या है, ई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब हैज अ पैरामीटर इवेंट, जिसको अक्सर आप क्या बोलते हो, इवेंट। तो आपने बोला है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो वैल्यू स्टोर हुई है वो सेट
नेम स्टूडेंट नेम में करा दो। इसी तरह आपने एक और वेरिएबल बनाओ, एक और इनपुट बनाया जिसका नाम रखा टेक्स्ट इंटर कोर्स स्टूडेंट कोर्स, वैल्यू आपने कोर्स दे दी, ऑन चेंज में आपने बताया सेट कोर्स कि आप सेट कर लो कोर्स, और आपने यहाँ पास कर दिया ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और फिर आपने एक बटन बनाया ऐड स्टूडेंट का, और नीचे आपने यूआई पे डेटा दिखाने के लिए ये कंडीशन इसलिए लगाई है कि अगर डेटा होगा तो भैया मैप दिखाना, डेटा नहीं हो तो नो स्टूडेंट दिखाना। इसकी कंडीशन क्या है कि आपने एक पहले कर्ली ब्रैकेट लगाई है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाकर आपने लिखा है स्टूडेंट डॉट लेंथ, अगर स्टूडेंट की लेंथ 0 से बड़ी होती है तो भैया ये मैप चलाना। मैप एरे का एक मेथड है जिसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं, वी कॉमा आई, वी स्टैंड फॉर वैल्यू, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स। इसको रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है, रिटर्न नहीं करोगे तो कोई भी डेटा यूआई के ऊपर शो नहीं होगा। उसके बाद आपने एक डिव बनाया, डिव के अंदर की इसलिए पास की कि इसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी, कि भाई जब भी ये वहाँ पे कॉल होगा तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी, उसके लिए आपने की में आई पास कर दिया। आई आपके पास क्या है, एक सिंपल इंडेक्स नंबर है। उसके बाद आपने थोड़ी सी स्टाइलिंग सेट की है इसकी, और उसके बाद H1 के अंदर वी डॉट स्टूडेंट नेम, वी डॉट कोर्स, और फिर आपने डिव बंद कर दिया, और नीचे आकर आपने नो स्टूडेंट के एक बी के अंदर ये लगाया है। ये पैरामीटर, ये क्वेश्चन मार्क, और उसको बोलते हैं टेनरी ऑपरेटर। ऐसी है ना भाई कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर जाना, एल्स हुई तो ये, तो एल्स ये वाला होता है और इफ ये वाला होता है। सही है भैया, टेनरी ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। जी जी हाँ, ये हैज़ अ सिंपल दिस वाला काम करेंगे। जब इसको डिलीट या उसको अपडेट करोगे तो इसी की के जरिए, इसी इंडेक्स नंबर के जरिए करोगे। मतलब अभी हम इसको अपडेट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो इसी इंडेक्स नंबर से, कि उस इंडेक्स का डेटा डिलीट करा दो तो वो वहां से उठा सकते हो। जी जी इसमें नहीं है, इसमें होता ही नहीं है ना, इसमें ना क्योंकि डॉम इसका वर्चुअल डॉम है, रियल डॉम जावास्क्रिप्ट वाला है। वर्चुअल में क्या होता है कि आपको गेट एलिमेंट बाय उससे नहीं करना होता, बाय आईडी बाय क्लास नेम आप डायरेक्ट एक्सेस करोगे। तो अच्छा, आपने यहाँ पे जाकर एक बटन बनाया सबमिट फॉर्म, उस सबमिट फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपने क्यूरी क्या लगाई, सबसे पहले आपने कंसोल किया, फिर आपने एक डेटा बना लिया, डेटा के अंदर स्टूडेंट नेम और कोर्स कॉल किया हुआ। सेट डेटा करने का मकसद कि उसके अंदर डेटा ये लगाओ। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और यहाँ पर आएंगे रन करेंगे इसको, अब हम जैसे डेटा लिखा तो बेचारा वो यहाँ पे आया, अब आप ऐड करते रहो, वो बोलेगा भाई क्या ऐड करना चाह रहे हो, उसको पता ही नहीं होगा वो, क्योंकि उसको किसकी ज़रूरत होती है, स्प्लिट ऑपरेटर को लाजमी स्क्वायर ब्रैकेट जो एरे की ब्रैकेट होती हैं। तो आपने जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है तो लाजमी क्या लगाना होता है, एरे। स्टार्टिंग और एंडिंग पे क्या लगेगा, एरे लगेगा। जब आप एरे लगाओगे तो वो सही करके ऐड कर रहा होगा। अच्छा एक मिनट, सेव नहीं किया, पेज पे रिफ्रेश करते हैं, अब आपके पास ये डेटा सेव हो रहा है। सही है भैया, तो यहाँ तक हो जाएगा सबका, यहाँ तक कोई सवाल नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एपीआई हिटिंग स्टार्ट करें, एपीआई या फिर बूटस्ट्रैप यूज करें। बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते हैं ताकि हम कोई ना कोई यूआई भी बना सकें। तो हम यहाँ पे आते हैं बूटस्ट्रैप के लिए, सिंपल आप लिखोगे रेक्ट बूटस्ट्रैप। आज जाकर सबसे पहले आपने असाइनमेंट क्या बनानी है। अच्छा इसको इसमें हम एडिट और डिलीट वाला काम कर लेंगे, ऐसे कितने दिन से हो जाएगा, इसको करा दूं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए जब जिस एडिट पे मैं क्लिक करूं उसका डेटा यहाँ पे आ जाए, और ऐड बटन की जगह क्या आ जाए, एडिट अपडेट, और इस पे क्लिक करूं तो ये सिंपल क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो आपने सबसे पहले जो इजी काम है वो क्या है, डिलीट। किसी बंदे को निकालना सबसे आसान है ना, तो इसलिए हम डिलीट डेटा लिखते हैं। सही, नींद आ रही है, समझ नहीं आ रही तो यार नींद क्यों आ रही है, या फिर मैं लोरी सुना रहा हूँ। ओके ओके, नहीं
देखो आप बिल्कुल सामने, पीछे वाली आवाम सो रही है, नजर नहीं आ रहा, आप नजर आ रहे हो इसलिए बोला है। अच्छा, तो आपने एक फंक्शन बनाया डिलीट स्टूडेंट। अब डिलीट स्टूडेंट में क्या होगा कि सबसे पहले तो भाई आपको इसके ऊपर एक ना एक बटन लगाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ जाके अभी के लिए यूआई के हिसाब से या आइकन लगा लें, इसके लिए इसी आइकन लगा लेंगे ताकि आइकन हो जाएंगे। तो आप आइकन्स के लिए जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम क्या लगाएंगे, रेक्ट आइकन। तो हम पहले रेक्ट आइकन लगा लेते हैं ताकि ये भी काम खत्म हो जाएगा आइकन्स वाला। तो आप सबसे पहले इस कमांड को चलाओगे, npm install rect icons। आपने यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको ओपन कर लिया आपने उसके अंदर टर्मिनल के अंदर, cmd सोर्स से बाहर। अब देखिए आपने याद रखना है जहाँ आपका सिंपल प्रोजेक्ट होगा वहां पर जाकर, जो आपका जहाँ भी प्रोजेक्ट अभी आपने जहाँ पर सोर्स और ये सब फोल्डर होंगे वहां पे किसी फोल्डर के अंदर नहीं जाना। क्यों कि इसको ये फाइल चाहिए package.json, ये फाइल होगी तो ये काम चल पाएगा। तो सबसे पहले जहाँ आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा वहां पे आ जाओगे और वहां जाकर आप cmd लिखोगे और cmd के ऊपर एक कमांड चलाओगे, यही वाली npm install rect icon -save। तो आपने ये सिंपल कमांड चलाई npm install rect icon -save का मकसद कि डिपेंडेंसीज को सेव कर दो। ये इससे पहले हुआ करता था लेकिन अब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब रेक्ट 17 था तब लगाने की ज़रूरत थी, ये डिपेंडेंसीज में स्टोर नहीं करता। इसका नुकसान क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट किसी को देते हो तो उसके पास ये सेव ही नहीं हुआ तो उसके आइकन नहीं चलेंगे। मतलब पूरा कोड दिया कि भाई तू अपने सिस्टम पे बैठ के चला, क्योंकि इधर अगर पैकेज होगा, क्योंकि आप जब भी रेक्ट का कोई प्रोजेक्ट उठाते हो तो उसकी जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो -सेव काम क्या करता था, वो ये काम करता था कि इसको सेव करवा देता था, लेकिन अब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही ये सेव कर देता है। तो आपने एक कमांड चला दी npm install rect icon। तो आप यहाँ पर आओगे तो आपके पास rect icon का जो भी वर्जन था वो उसने स्टोर करा दिया, ये अब सेव हो गया। हाँ, आप खुद जाओ और हटाओ और फिर बोलो कि वो सर वो नहीं है, तो फिर अब आपके पास फिर से ये कमांड चलाओगे तो अब ये फिर से लगा देगा। लेकिन हटाना नहीं है, उसके वर्जन के साथ खेलना नहीं है। कहीं शौक आ रहा हो 5 है 6 लगा दो, 6 या 7 लगा दो, क्योंकि 8 है 9 लगा दिया तो बस फिर बैठ गए, फिर आप रेक्ट नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए इस फाइल का तो खेलना ही नहीं है, इसके साथ तो बाकी फाइल्स के साथ खेलते रहें। तो आपका ये इंस्टॉल हो गया। अब आपने यूज़ कैसे करना है, जैसे मुझे एक एडिट का आइकन चाहिए, तो एडिट के आइकन के लिए आपने यूज़ किया कोई भी एडिट का आइकन, इसमें से कोई भी उठा लेते हैं, ये आइकन उठाते हैं। तो अब ये जो स्टार्ट का नाम आ रहा है ना, हाँ सब फ्री हैं, जितने भी हैं रेक्ट ने सब फ्री दिए हैं, आप सब यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी यूज़ करना है वो आप यूज़। अब हम चाहते हैं ये आइकन यूज़ करें, तो आपके पास आपने क्या करना है, इसको यहाँ से जाकर पहले चेक करना है ये क्या है, VSC, यहाँ पे नाम क्या लिखा है VSC। तो आप इस साइड पे जाओगे, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि ये इसकी लाइब्रेरी है VS कोड आइकन। इस पे जाओगे, सबसे पहले ये आइकन यहाँ से जाकर आपने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। सबसे पहले क्या बता रहा हूँ भैया, आप यहाँ पर आओगे, आइकन आपने सर्च किया, जो भी आपने लिखना है, आपने बोला भाई मुझे एडिट का आइकन लिखना है, तो ये सब के सब मल्टीपल पैकेजेस में से आइकन एडिट को उठा के लेके आ गया। अब आपको जो भी यूज़ करना है, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमें इसको यूज़ करना है, तो हम कौन सी लाइब्रेरी चेक करेंगे, VSC। इसको यूज़ करना है तो CG, यहाँ पे जाकर आप C और G वाली ये लाइब्रेरी ये आप यूज़ करोगे। अगर मुझे ये यूज़ करनी है, इसका नाम क्या लिखा है BI, तो आप BI यहाँ पे आओगे, इसके अंदर ये नाम इसने यहाँ पे बताए होंगे, ये देख रहे हो ये लिखा है BI। तो जो आइकन यूज़ करना होगा पहले उसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर जाकर हमने बोला भाई इसको लगा लेते हैं जिसका नाम है MD, इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया। तो ये जैसे आपने क्लिक किया तो आपको ये बता रहा है कि भैया आप सिर्फ क्या करो, इस लाइन को कॉपी करो और इधर आओ सबसे ऊपर,
यहाँ पे आके पेस्ट कर दो और नीचे आकर इस आइकन को लगा लो। तो हमने कहा भाई ये आइकन लगा लेते हैं। अब HTML में क्या थी, बहुत बड़ी पंचायत थी, उसके लिंक, इसके लिंक, इसमें क्या है, पूरे के पूरे आइकन इन्होंने उठाकर एक जगह पे दे दिए और वो आप इजीली यूज कर रहे हो। अब आप इसको रन कर रहे हो तो ये बोल रहा है भाई मेरे पास तो कोई ऐसी फाइल ही नहीं है जो आपने यूज किया। हमने कहा क्या कि इसको बंद करो, इसको यहाँ पर आओ, दोबारा से इसको चला लो और यहाँ से इसका जो सर्वर चल रहा है पहले इसको ही बंद कर लेते हैं और यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर npm स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एरर दे रहा है वेब वाइटल्स। अच्छा, जब भी ये आप करोगे आपका ये एरर दे रहा होगा तो आप सिंपल अभी के लिए क्या कर सकते हो, आपने कमांड चलाई npm इंस्टॉल वेब वाइटल्स। अच्छा, इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। ये जो पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं इसके लिए नेट होना जरूरी है। आप बोलो सर ने बोलता पैकेज नेट के बगैर होगा, तो अब ये क्यों नहीं हो रहा? ये इस कोई चीज इंस्टॉल करनी है उसके लिए नेट होना चाहिए जरूरी। तो अब हमारे पास अच्छा आइकन, अच्छा वो लिखेंगे तो फिर आएगा ना। हमने यहाँ पे गए लिखा तो ये एडिट का इसने आइकन उठा के लगा दिया। ये बाहर क्यों आ रहा है? अच्छा, उसकी हाइट इतनी है बेचारे की, तो हम यहाँ जाकर इसको बोल रहे हैं थोड़ी सी भाई हाइट बड़ी कर ले। इसकी हाइट है 200 और 200 करते हैं ताकि ये बेचारी बीच में तो आ जाए। अब ये अच्छा 200 बहुत ज़्यादा हो गया। यूआई में हम बहुत खराब, यूआई तो बहुत मुश्किल है, बैकएंड समझ आती है फिर भी यूआई तो आप आपके पास ये सिंपल एक आइकन लगा हुआ आ गया। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है साइज। आपने जितना बड़ा इसको साइज के जरिए जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर दो, लेकिन हमने बहुत बड़ा कर दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 30 बहुत है इसका, तो साइज 30 हो गया। जिस कलर का करना है, कलर नहीं रेड वाइट कर देते हैं, तो आपके पास ये वाइट कलर का हो गया। ठीक है, ये इसके अपनी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर ये पूरे आइकन इस लाइब्रेरी से आ रहे हैं, इसके अपने, हाँ इसके अपने, ये दोनों दोनों इसके प्रॉप्स इसके अपने, एक कलर और एक साइज। इसने यहाँ मेरे ख्याल बताया भी होगा, यूज करके यहाँ दिखाया होगा। कलर तो बताया ना, कलर आप यहाँ से तो चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने जो भी कलर करना है, पिंक करना है तो पिंक हो जाएगा ये, तो ये पिंक कलर का हो गया। सही है भैया? तो आप किसी भी कलर का करना चाहो ये इजीली कर सकते हैं। इसी तरह अभी आपने यहाँ पे जाकर एक और आइकन उठा लिया, हमें चाहिए डिलीट का। अच्छा, इसमें ना सिर्फ 3 वर्ड, अक्सर ये बोलता है कि भाई आप अपने कितने वर्ड लिखो, सिर्फ 3 वर्ड्स लिखो, एटलीस्ट 2 कैरेक्टर। तो आप ज़्यादा इसको लिखोगे तो ये बेचारा परेशान हो जाएगा, ज़्यादा वर्ड नहीं लिखने के, पूरा पूरा लिखो। अब ये जितने भी डिलीट के आइकन थे वो सबके सब उठा के ले आया। तो अब आपने बोला भाई कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल MD। अब देखो, अगर लाइब्रेरी दोनों की सेम होगी, इसकी भी लाइब्रेरी का नाम क्या है MD और इसकी भी क्या है MD, तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि सिर्फ ये अंदर वाला नाम कॉपी करो। अंदर वाला नाम आपने कॉपी किया, यहाँ पे आए पेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आकर ये आपने कॉपी किया और इधर आकर यहाँ पेस्ट कर दिया। साइज और कलर, इसका कलर रेड कर देंगे। हमारे पास एक एडिट का आइकन आ गया और एक डिलीट का आइकन आ गया। अब जब जब ऐड होगा तब तब इसके ऊपर आइकन भी लगे होंगे, अलग अलग हो। अब जैसे भाई मुझे डिलीट इसका यूज़ करना है, ये भी MD का ही है, ये वाला यूज़ करना है, ये वाला, तो इसकी लाइब्रेरी कौन सी, ये वाली। तो अब ये आप पूरी पूरी लाइन लगाओगे, मतलब एक ही है। तो अब आप देख रहे हो क्योंकि ये किसी और लाइब्रेरी से आ रहा है,
तो आपने स्लैश ये लाइन पूरी पूरी लगानी है। हाँ ये तो यार आ रहा है ना नजर। ये पहले जब लगाया था वो एम डी का था, ये भी एम डी का है। अब अगर मैं ये लगाऊंगा तो वो इसका आइकन उठा के दे देगा, बस लाइब्रेरी सही होगी तो आइकन नजर आ रहे होंगे। तो अब आपके पास कुछ इस टाइप के आइकन इसने दिखा दिए। तो वो सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब देखो मसला बताऊँ क्या है, ये लाइन आप दो बार भी लिख सकते हो, मतलब इसी लाइन को आपने दो बार लिखा तो अब क्या है, दोनों के दोनों एक ही लाइब्रेरी से आ रहे हैं, तो एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ गई है। अगर 10 आइकन होंगे तो 10 सेम लाइब्रेरी से आ रहे हैं तो एक ही लाइन में आने चाहिए ना। तो इस चीज को बुरा माना जाता है कि भाई जब एक ही लाइब्रेरी थी तो तूने बार बार इंपोर्ट क्यों कराया। इससे क्या होगा, लाइब्रेरी एक बार लोड होगी। इससे क्या हुआ कि दो बार लाइब्रेरी आपकी लोड हुई, कि एक बार उसके लिए ऊपर वाले के लिए, एक बार इसके लिए। तो इसलिए आप अगर वो सेम लाइब्रेरी से आ रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको उठाकर कोमा लगा के, ये तो हमें पता है ना कि जब एक से ज़्यादा चीज़ें आती हैं तो कोमा लगा के उसका नाम लिख देते हैं और ये लाइन हटा दोगे। तो अब क्या हुआ, अब लाइब्रेरी सिर्फ एक बार कॉल हुई, यूज आप इसके आइकन जितने भी हैं सबके सब कर लो। आ रही समझ भाई। तो अब हमें आइकन लगाने, आगे आइकन लगाना तो बहुत इजी है। अब कोई भी आइकन हो इसमें से तकरीबन ऐसा कोई आइकन नहीं होगा जो आपको चाहिए होगा और इसके पास नहीं होगा, सबके सब आइकन है, हर चीज का आइकन इसके पास पड़ा हुआ है। आप जो आइकन यूज करना चाहो, जिस टाइप का यूज करना चाहो, सिर्फ उसका नाम बताओगे ये आइकन बता देगा। अब जैसे आपको ईमेल लगाना है, आप बोलोगे ऐसे ईमेल के तो होते ही नहीं है, ये इसने बनाए हैं, ये इसकी मर्जी है। इतना नहीं सोचना कि ये भी ईमेल में आ रहा है और ये भी ईमेल में आ रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी जैसा बना के रखे। आपने सिर्फ यूज करना है, पंचायत नहीं करनी, ठीक है भैया। तो आपने सिंपल यूज, अब तो आइकन तो हम यूज कर पाएंगे, ऐसे ही है। अब हम बात करते हैं डिलीट करने की, कि भाई जैसे इस आइकन पे डिलीट हो ऑन क्लिक, तो आप एक फंक्शन बना लोगे ऊपर आकर जिसका नाम रखा है डिलीट स्टूडेंट। एरो फंक्शन होना चाहिए जरूरी, और यहां से आपने इंडेक्स नंबर पास कर दी। क्या पास कर दी, इंडेक्स नंबर, जो कि किस में स्टोर है, परेशान नहीं होना, ये रहा भैया ऊपर पड़ा है ना आई। इंडेक्स नंबर कहां से आ रही है, आई से आ रही है। तो आपने यहां से क्या पास कर दिया, आई पास कर दिया, और यहां पे आपने बोला इंडेक्स कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स। यहां पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, अब क्या ये आगे। अब आपने क्या किया भाई, यहाँ जाकर जिस पे क्लिक करूंगा 0, इस पे क्लिक किया तो 1, मतलब आपके पास इंडेक्स नंबर आ रही है। अब जब इंडेक्स नंबर आ गई तो सबका सब काम हो गया। आपने बोला भाई स्टूडेंट का जो सा डेटा है, सिर्फ स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस, याद है सबको, डिलीट करता था कोई भी एलिमेंट को और नया एलिमेंट ऐड भी कर सकता है, जिसके अंदर आप पास करते हो कहां से स्टार्ट करना है, कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं और नया क्या डेटा डालना है। तो आपने बोला भाई देखो स्टार्ट करो इस इंडेक्स से, सिर्फ एक एलिमेंट रिमूव करो। ये करने के बाद आपने बोला सेट स्टूडेंट में वापसी स्टूडेंट डाल दो, बस। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, पेज पे रिफ्रेश करते हैं। अब हम ऊपर वाले को डिलीट करते हैं, तो हमारे पास ऊपर, अच्छा डिलीट नहीं हुआ, सही है। इसको हम यहाँ पे कंसोल करते हैं कि क्या स्टूडेंट में क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट। यहाँ पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, अच्छा ये खाली हो जाता है लेकिन वहाँ पे डिलीट नहीं करा था, सही है, क्योंकि उसको अपडेट नहीं मिलता। सबसे पहले हम यहाँ पर जाकर वहाँ डेटा, जितना भी डेटा है वो सबका सब स्टूडेंट का यहाँ पर डाल दो, और फिर स्टूडेंट से डिलीट करो और फिर इसके अंदर जाके डेटा डाल दो। यहाँ से हट रहा है, यहाँ से क्यों नहीं हट रहा,
ये पास नहीं किया होता, हमें ये स्प्रेड ऑपरेटर लाजमी पास करवाना है। तो इसका मकसद, अगर हम जो हमने ये काम किया था ये भी सही था मेरे ख्याल में, तो हमने यहाँ जाकर इसको बोला कि भाई जो स्टूडेंट में बचा है वो इसमें डाल दो। अब हम यहाँ पे आते हैं, सही है, हमारा काम हो रहा है। अच्छा, तो अब आपने जो भी स्टूडेंट डाला और उसका कोर्स डाला, CCNA पहले वाला डाला और दूसरा हमने डाला, अच्छा ये भी खाली हो जाना चाहिए। तो इसको खाली करने के लिए कि भाई जब ये स्टोर हो जाए उसका सेट स्टूडेंट नेम दोबारा से खाली कर दो, सेट कोर्स दोबारा से खाली कर दो। तो आप यहाँ पर आए, हमारा ये खाली हो जाएगा। और ये अब हमने दो डेटा डाल दिए, लास्ट वाला डिलीट किया, लास्ट वाला डिलीट हो गया, ये डिलीट किया तो डिलीट हो गया और पीछे रह गया नो स्टूडेंट। क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पर स्टोर है ना, अभी कहीं डेटाबेस तो है ही नहीं इसके अंदर, ना हमने लोकल सोर्स पर डाला है, ना ही कहीं और डाला हुआ है, सिर्फ यूआई पे रेंडर हो रहा है। अभी हम सिर्फ यूआई पे रेंडर करवा रहे हैं, फिर इसको आगे जाके हम डेटाबेस पे रेंडर करवाएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ इन वेरिएबल्स में डेटा है। और इसमें जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है तो ये खाली हो जाता है, और खाली का मकसद कि जो भी डेटा था वो आपने उड़ा देना। सही है भैया, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? अच्छा देखिए, डिलीट में हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक आइकन लगाया, आइकन के अंदर हमने पास किया ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे हमने एक एरो फंक्शन कॉल किया जिसका नाम रखा डिलीट स्टूडेंट। यहाँ से आप आई पास करके जा रहे हो, आई का मकसद क्या, पास कर रहे हो अपनी इंडेक्स नंबर। यहाँ पर गए, यहाँ पर जाकर आपने अपनी पहले क्या गेट कर ली, इंडेक्स आई। उसके बाद आपके पास एक एरे का मेथड था जिसका नाम था स्प्लाइस, जो कि किसी भी एरे से कोई भी एलिमेंट रिमूव करने के लिए यूज करता है। तो स्पेस पे स्प्लाइस पे जाते हो तो ये आपको बताता है रिमूव एलिमेंट फ्रॉम एन एरे और इंसर्ट न्यू एलिमेंट इन देयर प्लेस, मतलब वो जगह पे आप कोई भी नया डेटा भी डाल सकते हो। लेकिन अभी हमें सिर्फ क्या करना है, रिमूव करना है। अगर हमें सिर्फ आखिरी रिमूव करना होता तो हम सिंपल क्या लगा देते, पॉप, तो वो सबसे आखिरी वाला रिमूव करता। अब आखिरी नहीं करना, जिस पर क्लिक हुआ है वो रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या है कि जो इंडेक्स हमने आपको दी है वो और एक एलिमेंट डिलीट करना। अगर मैं यहाँ 2 लिख दूंगा तो अब आप देखें क्या होगा, अब स्टार्ट वो इट्स इंडेक्स से करेगा, जैसे डिलीट किया दोनों को उड़ा देगा। तो मैंने कहा सिर्फ जिस इंडेक्स से स्टार्ट करो और सिर्फ एक एलिमेंट रिमूव करना, एक से ज्यादा नहीं करना, क्योंकि एक हिट को डिलीट करना है। तो आपने बोला स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस स्टार्टिंग इन इंडेक्स यहाँ से करो और एक एलिमेंट रिमूव करो और सेट स्टूडेंट में वापसी ये एरे पास कर दो स्प्रेड ऑपरेटर के साथ। सही है भैया? हाँ, अगर हम नहीं ना लगाते तो उसको वो क्या समझता है कि आपने कोई चेंज ही नहीं किया, जैसे स्टूडेंट था वो वैसे का वैसा है। हम एरे से ये उसको बता रहे हैं कि भाई बाकी जो डेटा रह गया है वो उठाकर इस एरे में डालो और अब उठाकर सेट स्टेटमेंट में करो। इससे इसका ये था कि भाई जो पहले स्टूडेंट था वही का वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया कि जब भी चेंज जो हमने काउंटर में किया था, जब हमने 0 लिखा था, जब उसको चेंज नहीं मिलता तो वो दोबारा से यूआई रीबिल्ड ही नहीं करता। तो हमने इसको बताने के लिए हमने बोला भाई नहीं ये कुछ नया डेटा है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में 3 डॉट्स लगा के स्प्रेड ऑपरेटर के साथ करते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया? तो अब हमें सबसे पहले जो काम करना है, काउंटर ऐप तो बनानी है, एक ये असाइनमेंट लाजमी करनी है। उसके बाद स्टूडेंट वाली ये टू डू बनानी है। इसमें सिर्फ एडिट वाला काम रह गया है, वो एडिट वाला अभी क्या रहूँगा तो हम घूम जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, 3 हो गए। अगर अगली कराऊंगा तो हम फंस जाएंगे, तो मैं अभी बूटस्ट्रैप स्टार्ट करवा रहा हूँ, वो काम हम ट्राई करते हैं। हो जाएगा भाई ये वाला काम एडिट वाला? क्योंकि अगर मैं या उसको ट्राई करता हूँ जब तक असाइनमेंट बताता हूँ, क्योंकि असाइनमेंट नहीं बताई तो फिर हम पाकिस्तानी अवाम में फिर हम लोग नहीं करेंगे। पहले काउंटर बनाना है, दूसरा स्टूडेंट टू डू बनाना है और इसके अंदर आइकन्स को यूज़ करना है। ये 3 काम लाजमी करने हैं और इस तीनों की वीडियो बनाकर शेयर करनी है।
जितना जितना भी हो, भले एक पेज बनाया ना वो भी शेयर करना। ऐसा नहीं सर वो हेडर बनाया था फुटर नहीं बनाया था इसलिए शेयर नहीं किया, सब करना है, सब लाजमी ज़रूरी है। अच्छा अब हम बात करते हैं जल्दी जल्दी एडिट की। एडिट के लिए भी होगा वही का वही काम। आपने सिंपल क्या किया, एक मेथड बना लिया जिसका नाम क्या रखा, एडिट स्टूडेंट। आपने बोला भाई इसमें भी हम आपको इंडेक्स देंगे, सही है भाई, इसमें भी हम आपको क्या देंगे, इंडेक्स देंगे। हमने बोला ठीक है भाई। यार ये लास्ट वाली भाई थोड़ा आस्था भैया, क्लास हो रही है। नहीं अब हमने बता दिया, अब उनको पता लग गया है। अब इंशाल्लाह अगर तो पाकिस्तानी होंगे तो फिर मसला होगा, लेकिन नहीं अब नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा तो ऑन क्लिक पर हमने यहाँ पर जाकर एडिट स्टूडेंट कॉल किया और यहाँ पे जाकर आपने अपनी इंडेक्स पास कर दी। और क्योंकि एरो फंक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो एक बार खुद कॉल हो जाएगा फिर आपकी बात ही नहीं मानेगा। अच्छा है कि ऑन क्लिक सबसे आखिर में रखो तो कोड स्ट्रक्चर भी आपका सेट रहे, क्योंकि आपने ऊपर वाले का भी ऑन क्लिक सबसे लास्ट पे रखा है। तो ऑन क्लिक में आपने पास कर दिया क्या, एडिट स्टूडेंट। अब होना क्या चाहिए, सेट स्टूडेंट नेम के अंदर जो आपका स्टूडेंट की नेम की फील्ड है, ये वाली जो फील्ड आ रही है इसके अंदर जिस पर क्लिक हुआ था उसका डेटा उठ के यहाँ पे आ जाए, और जो कोर्स का नाम था वो उठकर यहाँ पे आ जाए। तो आपने क्या किया, आपने बोला भाई सेट स्टूडेंट नेम के अंदर यहाँ जाके आप पास कर दो स्टूडेंट ने स्टूडेंट कि ये इंडेक्स, और इस इंडेक्स पे जाकर डॉट स्टूडेंट नेम, और दूसरा हमारे पास था सेट कोर्स, और आपने बोला यहाँ पे जाके आप क्या कर दो कोर्स। अब हम चेक करते हैं कि पहले यहाँ पे आके ऐड करते हैं और कोर्स हम लिख देते हैं CCNA, दूसरा हम डालते हैं SMIT वेब एंड मोबाइल। अब हम जिस पे क्लिक करेंगे उसका डेटा उठकर उस फील्ड में आ जाएगा, सही है भाई। अब हम अगर अली पे क्लिक कर रहे हैं, अली वाले पे, तो अली का डेटा उठ के इसमें जा रहा है, और इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका डेटा उठ के यहाँ पे जा रहा है। अब चेंज क्या करना है, ऐड स्टूडेंट की जगह अपडेट स्टूडेंट आ जाए, ऐसी है ना भाई। तो आपने यहाँ जाकर बोला कि भैया आप क्या करो, एक फील्ड बना लो, लेट स्टेटस स्टेटस सेट स्टेटस, जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, मतलब फर्स्ट टाइम जो क्या होगा फॉल्स होगा। आपने कंडीशन लगाई ऐड स्टूडेंट के ऊपर, आपने यहां पे जाके बोला स्टेटस, अगर स्टेटस ट्रू होता है तो इसका मकसद कि यूजर एडिट करने आया है, तो बटन के ऊपर लिख दो अपडेट स्टूडेंट, नहीं तो क्या लिखो अपडेट स्टूडेंट। अब हमें ये ऐसे का ऐसा UI पे जाएंगे ना, ऐसे का ऐसा नजर आ रहा होगा, देख रहे हैं स्टेटस और क्वेश्चन मार्क। क्यों भैया, हमने एक चीज पढ़ी है, जब भी किसी भी वेरिएबल को लिखा जाएगा तो आप क्या लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट। तो आपने बोला भाई यहां जाकर, अब आपने यहां पर आकर स्टार्ट किया ऊपर से और नीचे आके एंड कर दिया, स्टेटस बटन अपडेट और स्टेटस बटन सबमिट। अब हमने बोला भाई जैसे ही आप ये डेटा सेट करो उस टाइम सेट स्टेटस को ट्रू नहीं ट्रू कराओगे ना भाई। अब क्या आप अब एडिट कर रहे हो, अब हम देखें फर्स्ट टाइम तो लिखा हुआ क्या आ रहा है, ऐड स्टूडेंट, इस पे क्लिक किया तो क्या लिखा आ गया अपडेट स्टूडेंट। अब जब मैं इस पे क्लिक करूं तो भैया अब तो ये मसला हो गया, इसने नया डेटा डाल दिया, नया डेटा थोड़ी डालना है। और अब और अच्छा ये
आपने ये कंडीशन लगानी है कि डेटा ना हो तो ये, अब मैं अगर क्लिक कर रहा हूं तो ये ऐड करता जा रहा है। आपने कंडीशन लगानी है कि अगर डेटा हो तो ऐड हो। इफ एल्स की कंडीशन लगानी चाहिए भैया, ये जरूरी है। यहाँ पे जाकर अगर स्टूडेंट नेम भी हो और कोर्स भी हो तब ऐड करना, नहीं तो ऐड ही नहीं करना। अभी क्या हो रहा है, बटन पे क्लिक हो रहा है वो ऐड होता जा रहा है। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं हमारे पे ये मसला क्या आ रहा है, एडिट किया ये सही हो गया। अब जब मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूं तो सिर्फ ये चेंज हो ना, नया क्यों डाल रहा है? ये नया तो नहीं डालना चाहिए इसको, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर सबमिट फॉर्म का फंक्शन लगा हुआ है जो कि डेटा नया ऐड कर रहा है। अब यहाँ आप या तो यहाँ पे आप कंडीशन बना सकते हो या फिर एक और नया फंक्शन बनाओ जिसका नाम रखो अपडेट स्टूडेंट। तो अब आपका सवाल होगा एडिट वाला सिर्फ क्या काम कर रहा है, आपकी फील्ड्स और बटन को चेंज कर रहा है। डेटा रिप्लेस कौन कराएगा, ये फंक्शन कराएगा अपडेट स्टेटस। आ रही समझ? तो आपने यहां जाके बोला सबसे पहले तो जो इंडेक्स आई है आपने बोला कॉन्स्ट इंडेक्स सेट इंडेक्स यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट ये कुछ भी नहीं होगी। सेट इंडेक्स में आपने यहां जाकर क्या बोला, यहां पे आपने क्या कर दिया, सेट इंडेक्स में जाकर इंडेक्स सेट करा दी कि इसकी इंडेक्स सेट करा दो। अब आपने क्या किया, सिंपल आपने बोला भाई ऐसा करोगे स्टूडेंट डॉट, अब आपको पहले इस इंडेक्स पे जाना है, स्टूडेंट डॉट इंडेक्स डॉट स्टूडेंट नेम। इसमें क्या डाल दोगे, स्टूडेंट का नाम डाल दोगे। स्टूडेंट की इंडेक्स डॉट स्टूडेंट का डॉट कोर्स, और उसके बाद सेट स्टूडेंट और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट रख दो। और जी जी नहीं ना, वो तो उसमें सेट हो रहा है ना, वो तो फील्ड में सेट हो जाएगा। तो वही तो, वो तो स्टूडेंट नेम में सेट हो गया ना। ये देखें फील्ड में, एक मिनट इसको कर लो फिर बताता हूँ आपको। देखें आपने यहाँ जाकर सेट ये किया, सेट स्टेटस फॉल्स कर दिया। इसको टेस्ट करते हैं हम पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में ना। अच्छा, और यहाँ जाकर आपने स्टूडेंट अपडेट वाले पर ये कॉल कर दिया। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, बोल रहा है भाई आपने कोई वेरिएबल कॉन्स्ट बनाया हुआ है और वो अपडेट नहीं हो सकता। तो हमने कहा अच्छा भाई इसको लेट बना देते हैं। अब क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 33 यहाँ पे आते हैं। अच्छा, कोर्स में जाके कुछ डेटा तो डालो, कोर्स डाल दो। अच्छा भाई अब हम यहाँ पे आते हैं, देखें हमने कुछ डेटा लिखा, एडिट पे क्लिक किया, डेटा ऊपर आ गया, इसमें चेंज किया, इसमें चेंज किया, अपडेट हो गया। और अब मैं जब ऐड करूंगा तो अब एक नया डेटा ऐड होगा। तो क्योंकि वो डेटा हमने इसमें डाला है ना, देखो एडिट करते वक्त उस फील्ड में डाल दी है सेट स्टूडेंट वाली, और वो फील्ड उठाकर अपडेट में दिखा के ला रहा हूं कि अब स्टूडेंट का नाम ये कर दो। और ये करने के बाद आपने बोला सेट स्टूडेंट नेम दोबारा से खाली कर दो, और सेट कोर्स भी आपने बोला खाली कर दो। तो अब हम देखते हैं, इसको टेस्ट प्रॉपर कर लेते हैं। हमने बोला भाई अली, इसका नाम रखा अली, और इसको कोर दे दिया CCNA, और उमर दे दिया, उमर को दे दिया CCO। अब उमर से गलती होगी, किसी दोस्त ने बोला नहीं भाई वेब एंड मोबाइल कर ले, तो इसने बोला अच्छा भैया अब इसका कोर्स हो गया अपडेट। अब क्या है, उमर को चेंज हो जाना चाहिए, उमर वेब एंड मोबाइल। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अली वाले को अपडेट करते हैं अगर हम, तो अली की जगह हमने डाल दिया अली खान, और इसका नाम दे दिया GD ग्राफिक डिजाइनिंग। अपडेट करते हैं तो अली खान आ गया और GD आ गया। तो अब जो आप फील्ड अपडेट कर रहे होगे
उसी को वो अपडेट कर रहा है, डिलीट कर रहे हो तो वो डिलीट कर रहा है। तो अब यहाँ तक तो हम कर पाएंगे ना भैया, ये अब टू डू ऐप में एडिट, ऐड, डिलीट सब हो गया। तो यहाँ तक लाजमी सबने करके आना है। अपडेट का कोड मैं शेयर करूंगा, अगर मैं अभी इसको बताऊंगा क्योंकि आवाम सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अभी यहाँ बताना भी शुरू किया ना तो सब बोलेंगे अबे खत्म कर यार। तो इसलिए आज जगह इसको कोशिश करना, कोई मसला है तो वो शेयर करना ग्रुप के ऊपर, सही है भैया। तो आपने अभी इसका काम लाजमी करना है, ये तीनों के तीनों काम सबसे पहले स्टार्ट करना है काउंटर ऐप, फिर आपने स्टूडेंट टू डू कंप्लीट करना है, एडिट, अपडेट ये सब हमने कर लिए। ये कोड भी अच्छा मैंने रात को एक रैपो भी शेयर की थी, उसी रैपो में नई ब्रांच बनाकर कोड पुश करूंगा, तो आप उसी ब्रांच से कोड भी देख सकेंगे। तो कोशिश करना है कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद करना है। किसी को वापडा वाले तंग करें, कोई मसला हो, सिलानी खुला हुआ है 5 दिन, यहाँ पे आकर बैठ कर प्रैक्टिस कर सकते हो। रिक्वेस्ट है रेक लाजमी करो, मार्केट में इसकी वैल्यू, और इसी के लिए तो हम 6 महीने हो गए यहाँ पे आ रहे हैं, सही है भैया जी जी। होस्टिंग का, अच्छा होस्टिंग के लिए यार आप एक कमांड चलाओगे npm run build, आपने एक कमांड चलाई npm run build, इसके जरिए आपकी बिल्ड बना देता है। अभी ये बिल्ड बनाएगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, netlify पे जाना है, लॉगिन कर लो, जो आपका गेटअप का अकाउंट लॉगिन होगा उसके साथ ये लॉगिन कर लेगा। होस्टिंग का मकसद कि आप जैसे पहले index.html को अपलोड करते थे तो आपके पास gh.pages का एक गेटअप में ब्रांच बनती थी, लेकिन अब वो काम नहीं होगा, वो इसमें नहीं होता। तो इसलिए पहले आप क्या बनाते हो, उसकी बिल्ड बनाते हो। तो अब इसकी एक स्टैटिक बिल्ड बन गई है। तो आपने क्या किया, पहले अपना गिटहब का जो अकाउंट था उसको लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ जाओगे ऐड न्यू साइट, इसमें ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय मैनुअली। सिंपल क्या करना है, इस फोल्डर में एक बिल्ड का फोल्डर बना होगा, एक कौन सा फोल्डर बना होगा, बिल्ड का, इसको आपने ऐड टू एक्सट्रैक्ट करना है, जिप कर देना है। जिप करने के बाद ये फोल्डर बनेगा। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, यो उठा के इसको दे दिया, पेज को रिफ्रेश नहीं करना, ये खुद ब खुद बिल्ड बना देगा। और आपके पास एक लिंक इसने अपलोड कर दी, और अगर मैं यहाँ जाऊँगा, इस लिंक पे जाऊँगा, तो ये आपके पास आपका कोड इसने अपलोड कर दिया। गिटहब पे अपलोड करके, अगर आपने सिंपल गिटहब से अपलोड कराना है तो आप यहाँ जाओगे, इंपोर्ट अपनी गिटहब बताओगे इसको, गिटहब के साथ ये लिंक हो जाएगा। उसको सिर्फ यहाँ पे अपनी रेपो बताओगे, कौन सी रेपो है, वो पेजेस वाला नहीं हो सकता रेक्ट के अंदर। उसके लिए आप यहाँ पे जाते हो, नहीं इसको पूरी रिपोजिटरी देनी पड़ेगी, उसके लिए आप ये बनाते हो एक्शन, ये आपको बनाना है। YAML का पूरी ये फाइल बनती है, और उसके बाद जाकर आप इसको होस्ट कर सकते हो। तो ये गिटहब एक्शन के जरिए रेक्ट पेजेस वाली, क्योंकि वहां पे तो index.html का पेज था ना, वो होस्ट होता था, यहाँ पे ये सीन नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे नहीं होगी। इसके लिए आपको या तो वर्कफ्लो ये बनाना पड़ेगा, सेटअप योर वर्कफ्लो योरसेल्फ, वरना नहीं तो नेटलीफाई पे आप होस्ट कर सकते हो। सही है भाई, सही है भाई, नेटलीफाई पे होस्ट हो जाएगा। सेट है, ओके भाई।